नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आज बात हरियाणा के हजारों बुजुर्गों की करेंगे। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर गुस्सा, सवाल और सियासत तीनों ही चरम पर हैं। फैमिली आईडी में पति पत्नी की आय 3 लाख से ज्यादा दिखाकर बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे को न सिर्फ बुजुर्गों का अपमान बताया, बल्कि सरकार की नीयत और नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के सम्मान में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी, लेकिन अब आय अधिक बताकर बुजुर्गों से न सिर्फ यह सम्मान छीना जा रहा है, बल्कि उनको बेबसी में भी धकेला जा रहा है। सवाल सीधा है, बुढ़ापा पेंशन कब से फैमिली आईडी की इनकम देखकर मिलने लगी? अगर आय के आधार पर पेंशन दी जाएगी तो फिर लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति वाले राजनेताओं को मिलने वाली पेंशन क्यों जारी है? अपने खास मेहमानों के साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सरकार सुरक्षा पेंशन को लेकर सरकार की नीतियों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के अनुसार बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर फैमिली आईडी के आधार पर कटौती की जा रही है, जिस पर सियासी माहौल भी अब गर्मा गया है। विपक्ष सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर आरोप जड़ रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार एक साजिश के तहत फैमिली आईडी को आधार बनाकर बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन काट रही है। आरोप ये भी है कि पति पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक दिखाकर हजारों जरूरतमंद परिवारों को पेंशन से बाहर किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है। योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर सरकार पर वायदा खिलाफी और धोखे के आरोप भी जड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब लाभार्थियों को हर महीने सीधे सिर्फ 1100 रुपए नकद मिलेंगे, जबकि 1000 रुपए की रकम आरडी और एफडी में जमा की जाएगी। विपक्ष का ये भी दावा है कि ये फैसला जमीनी हकीकत से दूर है और सरकार ने सिर्फ चुनावी वायदे किए थे। सरकार के इस फैसलों से बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी और ये कदम सामाजिक सुरक्षा की भावना के खिलाफ है। वहीं सरकार का तर्क है कि फैमिली आईडी के जरिए पारदर्शिता लाई जा रही है और आरडी और एफडी के जरिए महिलाओं के भविष्य की बचत सुनिश्चित की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। इस मुद्दे पर अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। काफी गंभीर मुद्दा है, हजारों लाखों बुजुर्गों के से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला जुड़े हैं और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ गुलशाद अली जुड़े हैं, विजेंद्र रेड्डू जिला अध्यक्ष इनेलो भी जुड़े हैं, अजय गुलिया प्रवक्ता जेजेपी। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। राजबीर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि सरकार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। आरोप भी सरकार पर विपक्ष लगा रहा है। आरोप यह है कि जो पेंशन सामाजिक सुरक्षा के नाते सालों से दी जा रही थी, उसमें आय कहां से आ गई? अब आय तो आ ही गई है, इसके अलावा एक और आरोप विपक्ष लगा रहा है कि आय भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है। फैमिली आईडी में बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसके बावजूद सजा जिनको मिलनी चाहिए उसके उलट बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हो, दिव्यांगों की पेंशन काट रहे हो, विधवाओं की पेंशन काट रहे हो। नमस्ते प्रवक्ता साथियों और लिविंग इंडिया के दर्शकों को मेरी राम राम। सुदेश जी, आरोप कौन लगा रहा है? जो 21-22 साल से सत्ता से दूर है, जिनको 2005 में हरियाणा की जनता ने नकार रखा है, जिनके सिर्फ 2 विधायक हैं और वो अपनी जमीन तलाशने के लिए उल जुलूल जो बयानबाजी है वो लगातार करते रहते हैं। ये पूरे हरियाणा ने देखा है। लोकसभा चुनाव भी आगे चले गए, विधानसभा चुनाव भी आगे चले गए, लेकिन जो ये पेंशन का मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है, इससे में कोई दो राय नहीं। लेकिन जो पेंशन है रोजगार नहीं है। पहली बात तो ये एक संबल है, ये रोजगार नहीं है, ये संबल है। और जो लोग
इस क्राइटेरिया में आते हैं फैमिली आईडी के माध्यम से, क्योंकि जो हरियाणा सरकार है वो 3-4 लेयर पर इसकी चेकिंग कर रही है। भाई कोई आईटीआर भर रहा है, कोई एक ही परिवार में रह रहे हैं, अलग अलग फैमिली आईडी बना रखी है लोगों ने, तो बहुत सी चीजें आई है। तो ये चीजें सारी पारदर्शिता से जो चल रही है, हरियाणा सरकार गरीब के साथ खड़ी है, लेकिन जो फर्जी जो लोग जिन्होंने पेंशन बनवाई है या किसी भी तरीके से बनी है उन लोगों की, तो वो तो कटेंगी, वो आज नहीं कल कटेंगी, क्योंकि लगातार ये सर्च जारी है और जो योग्य है वो उनकी बढ़ती रहेंगी। और बहुत सी जो राजवीर जी, मैं एक बार फिर से अपना सवाल आपके लिए दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल ही आपसे ये था कि तो सामाजिक सुरक्षा के नाते दी जाने वाली राशि थी, इसको आय से कहां जोड़ दिया आप लोगों ने? संबल बनाने की बात कहां से आ गई? और जहां तक बात यह है कि सरकार देख रही है, तो फिर अगर आय के आधार पर ही ये सारे फैसले होंगे, जो योजना या वादे, चुनावी वादे होते उनको पूरा करने के, तो फिर जो राजनेता हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके ऊपर एक क्राइटेरिया लागू क्यों नहीं होता? ये क्राइटेरिया जो सामाजिक सुरक्षा का 30 लाख लोगों से ज्यादा हरियाणा सरकार दिव्यांग पेंशन, बुढ़ापा पेंशन और अन्य पेंशन दे रही है, वृद्धावस्था पेंशन इसी में आती है, तो वो जो एक क्राइटेरिया बनाया सरकार ने, सोच समझ के बनाया और उसी के आधार पर काम कर रही है। अब आप मुझे ये बताइए, कोई आड़ती है और उसका फादर मतलब करोड़ों का बिजनेस करते हैं वो लोग, और वो भी पेंशन बनवाए बैठे थे, वो भी तो कटी है ना। आप मुझे ये बताइए, जो बंदा करोड़ों रुपए की आईटीआर भरता है और वो उसका फादर अलग फैमिली आईडी बना के पेंशन ले रहा है, वो तो क्या वो कटने नहीं चाहिए? जबकि वो एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में 3-3 फैमिली आईडी बनी हुई है। तो वो हरियाणा सरकार ने तो परिवारों को इकट्ठा किया है, भाई एक बार ये इकट्ठा करके जो जायज है वो रहेगा और जो नाजायज वो कटेगा। और नंबर 2, ये जो पेंशन है ये रोजगार नहीं है, हम बार बार कहते हैं ये एक संबल है, ये एक सम्मान है जो गरीब है उसके लिए, या जो इस क्राइटेरिया में आता है उसके लिए। ऐसे ही राशन कार्ड की बात है, तो ये जो हमें इस पर बिल्कुल स्टैंड है हमारा, भाई जो फर्जी है वो कटेंगी, जो असली है वो रहेंगी, और जो जुड़ेंगी तो वो भी जुड़ती रहेंगी। क्योंकि पेंशन को ये मैं बार बार कहता हूँ, इस चीज को हमने अलग चैनलों पे भी बोला है, भाई ये रोजगार नहीं है, एक संबल है। भाई जिसकी पेंशन इनकम है जो 3 लाख से कम है, या जो क्राइटेरिया सरकार ने बनाया हुआ उसमें आते हैं, उनके ऑटोमेटिक बढ़ती है। और हमने जो ये सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक पकड़ रहा है, क्योंकि सारे डाटा जो है सरकार के पास है, सरकार जांच करवा रही है और इसमें जुड़ती भी है, इसमें ऑटोमेटिक घर बढ़ती भी है। तो वो चीजें नहीं बता, लेकिन जहां पे गलतियां होती है उनके लिए भी बुजुर्गों को धक्के खाने पड़ते हैं, ये बात भी आप मानेंगे? बहुत सारे बुजुर्ग जिनकी अभी कई महीनों से पेंशन अटकी हुई है, क्योंकि उनको शिकायत है कि गलत डाटा भरा गया है फैमिली आईडी में, वो ठीक होना चाहिए, उनको पेंशन नहीं मिल रही, कई महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अब अगर सरकार इस तरीके से क्राइटेरिया बनाकर किसी योजना का लाभ देना चाहती है, तो फिर उसको सहूलियत को ठीक भी कीजिए। स्वदेशी डाटा कौन देता है? डाटा आम जनता देती है, या उनके जो बुजुर्ग है, उनके बेटे बेटी, या जो उनके वो है, उनके सहारे वो देते हैं वो लोग। तो जो डाटा गलत जाएगा वो कटेगी, सीधी बात है। इसमें गलत क्या है, मुझे ये बताइए ना। चलिए, अजय गोलिया जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आती हूँ विजेंद्र जी आपके पास, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा आपकी तरफ से उठाया जा रहा है। अजय गोलिया जी अपनी बात रखिए। हाँ जी, आपके पास भी आते हैं गुलशाद जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक बात समझने की है कि अगर किसी के बेटा बेटी करोड़ों कमा रहे हैं और वो अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दे रहे, वो उनके साथ नहीं रह रहे, तो क्या उनके माँ बाप पेंशन के हकदार हैं कि नहीं है? दूसरी बात, कोई बुजुर्ग अकेला रह रहा है और उसकी फैमिली आईडी नहीं बन सकती, क्या वो पेंशन का हकदार है कि नहीं है? आप कौन से क्राइटेरिया आप सेट कर रहे हैं? मैं तो एक चीज, समाज के अंदर बहुत से ऐसे परिवार आपको देखने में मिलेंगे जिनके परिवार बेटा है बेटी बहुत अच्छे पदों पर है, लेकिन अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ रखा है। क्या वो पेंशन के हकदार नहीं है? उनके बेटा बेटी बहुत पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है व्यापार में करोड़ों कमा रहे हो या अच्छी नौकरियों में अच्छी सैलरियां ले रहे हो, लेकिन वो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते, मान सम्मान नहीं देते, वो अनाथालयों में, वो शेल्टर होम्स, ओल्ड एज होम्स में वो लोग रह रहे हैं। उनको पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो बुजुर्ग अकेला रह रहा है, उसके पास उसकी फैमिली आईडी नहीं बन सकती, क्या उसको पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये तो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं 1000 रुपए उसके खाते में आएंगे, बाकी किसी योजना में जाएंगे। जिस व्यक्ति को, जब सरकार ने ये घोषणा कर रखी है और ये सरकार की नीति और ये वर्षों से चली आ रही है, तो उस व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए पूरी पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वो
अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन सरकार तो उसको भी काटने में लगी है। काटने के अलावा अब उसको कह रहे 1000 रुपए मिलेंगे। ये सरासर हरियाणा प्रदेश के अंदर बुजुर्गों के साथ कुठाराघात करने का काम सरकार कर रही है। क्या चुनाव में ये वादा किया था? क्या चुनाव में घोषणा पत्र के अंदर ये सारी चीजें लिखी थी? इन बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे। राजवीर जी, वो ये इससे पहले ये मुद्दा भी उठा था लाडो लक्ष्मी योजना का, कि उसमें भी साफ साफ तो नहीं लिखा था कि हम आय की कोई इसमें बात जोड़ देंगे कि इतनी आय होनी चाहिए, ब्रैकेट लगा देंगे तो उन महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा होगा। बीपीएल कार्ड को लेकर भी सवाल विपक्ष उठा रहा है कि पहले तो बहुत सारे बना दिए और जब सत्ता में आपकी वापसी फिर से हो गई तो वो काट दिए, और अब बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी सेम आरोप है सरकार के ऊपर। सुदेश जी, जो लाडो लक्ष्मी योजना है, अंतिम ध्येय सरकार का क्या होता है? मुझे एक बात बता दीजिए। मैं जो प्रवक्ता साथी बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई सरकार का लक्ष्य क्या होता है? सरकार का लक्ष्य होता है अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, और वही चीजें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी वो वही कर रहे हैं, और जो उन्होंने डायरेक्शन दे रखे उन्हीं पर सरकार काम कर रही है। तो सरकार का काम ये है कि भाई जो पारदर्शिता से जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उनको सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचे। 50 से ज्यादा ऐसी योजनाएं मैं गिनवा सकता हूँ जिनका डायरेक्ट लाभ हरियाणा सरकार की तरफ से किसी न किसी माध्यम से पहुंच रहा है, और लाखों लोग। लेकिन इसके साथ साथ एक और आवाज उठ रही है कि ठीक है, आप सरकार अगर चाहती है कुछ सुधार किया जाए तो फिर एक सुधार ये भी कर लें कि जो नेताओं को आप लाखों करोड़ों रुपए पेंशन के रूप में दे रहे हैं, करीब 30 करोड़ का सालाना बजट है उनके लिए, उनका भी एक बार डाटा चेक कर लें कि कितने लखपति करोड़पति हैं और कितने आय से जो आपने ब्रैकेट लगाए उससे नीचे आते हैं। ये जो इन्होंने जो आरोप लगा रहे, जिनके अपने विधायक विपक्षी वो लिख के दे, क्यों ना देते वो लोग? ये कोई बात नहीं होती, ये खाली आरोप लगाने के लिए लगाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। हरियाणा सरकार गरीब किसान हाड़ी पाड़ी मजदूर की बात बताओ ना। आप काम की बात बताओ ना। आप कह रहे थे हजारों योजनाएं हैं, आप 10 तो गिना दो। वो कटेगा। आप हजारों योजनाएं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप 10 गिना दो। आप तो जो योजनाएं चल रही थी उनको काटने का काम कर रहे हो। आप हजारों छोड़ो, आप 10 गिना दो। हरियाणा सरकार की 10 गिनाओ, 10 योजना गिनाओ को जोड़ा, वो योजना अभी भी चल रही है। अरे 10 योजना गिना दो आप। और जो पेंशन की है 30 लाख से ज्यादा पेंशन अरे 10 योजना गिना दो, बताओ। आप ऑन एयर टीवी चैनल पे हो, आप मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो, आप 10 योजना गिना दो। अजय जी कह रहे हैं कि जो चल रही थी योजना उन्हीं को आप बंद कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 4 दशक से भी पहले से ये योजना चल रही थी। आज आप आय ज्यादा दिखाकर काट रहे हैं। चलिए गुलशाद अली जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से राजवीर जी भी कह रहे हैं कि सारे विपक्ष के लोग लिखकर दे दें, मैं तो जनता के साथ साथ ये आवाज भी उठा रही हूं कि भाई नेताओं के ऊपर कैसे वारे न्यारे रहते हैं हमेशा। नेताओं को भी तो पेंशन मिल रही है, क्यों वहां पर आय निर्धारित नहीं की जाती कि अगर इतनी आय है तभी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा? ये जो अभी बता रहे थे मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कि भाई इसमें जो है वो एक तरह से जो लाभ ले रहे हैं वो लोग गलत लोग लाभ ले रहे हैं, और जो 16,000 करोड़ रुपए अंबानी अडानी के माफ कर दिए जाते हैं वहां पर कोई क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। ये जो योजना थी जो पुरुष देवीलाल जी द्वारा शुरू की गई थी एक सम्मान निधि के तौर पर, और वहां पर उस टाइम पे 100 रुपए के रूप में शुरू हुई थी, और इसको लगातार भूपेंद्र हुड्डा ने इसमें हर साल 500 रुपए का इसमें इजाफा किया। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी आए, 10 साल शासन किया उन्होंने, और झूठ बोल के किया कि भाई मैं प्रति वर्ष इसमें 500 रुपए का इजाफा करूंगा, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद ये नायब सैनी जी उनके जो अपने प्रेडेसेसर आते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई हम इसी तरीके से करेंगे, और उसके बाद नए नए क्राइटेरिया इसमें लगा देते हैं कि भाई फसल का पैसा किसी के अकाउंट में आ गया तो वो उसकी इनकम थोड़ी होगी। फसल का पैसा एक खाली उसकी बिक्री है, ना कि उसकी नेट इनकम है वो। दूसरी बात, किसी का बिजली का बिल आ गया 20,000 का तो वो क्या इसकी इनकम है? वो तो खर्च है, और गलती से भी आता है कई बार। तीसरी बात, इसमें आय का स्रोत है। फिर लाडो लक्ष्मी योजना में इन्होंने क्या किया कि भाई एक बच्चा जब 80% नंबर लेके आएगा तो उसकी माँ को ये चीज मिलेगी। तो नई नई डेली की डेली नई नई वो लेके आ रहे हैं इसके अंदर, ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, ये गरीबों की और आम आदमियों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये बिकी हुई सरकार है। इनको अंबानी अडानी का 16,000 करोड़ माफ करने में दिक्कत है, लेकिन किसान का कर्ज माफ करने में इनको सहूलियत है। तो ये लोग क्या करते हैं, हमेशा ये लोग पूंजीपतियों की एक तरह से पोषण करते हैं, और आम आदमी और क्या नाम मध्यम वर्ग पे हमेशा एक कुठाराघात करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने क्या सत्ता में आने का एक औजार बनाया था लाडो लक्ष्मी योजना को,
उससे क्या हुआ, हरियाणा की जो महिलाएं थी उनको लगा कि भाई ये सरकार हमें एक तरह से सम्मान निधि के तौर पे इतने पैसे देगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 2100 रुपए कहा, फिर कहने लगे जी एफडी में देंगे 1000 उसमें। अरे भाई तुम 2100 रुपए देवीलाल जी ने क्या उन्होंने 2 बार में दिए थे क्या? तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी लमसम में 1 बार कैश में देते थे। एक दूसरी बात, ये एक पोर्टल सरकार है। हमारे टाइम में कांग्रेस के शासनकाल में ये चीजें सारी कैश में मिलती थी, और इन्होंने क्या किया, बुजुर्ग आदमी उसमें नहीं जा सकता बैंक में, जो विकलांग आदमी है वो नहीं जा सकता। तो ये क्या लोग हैं, ये लोग इतनी सारी उसमें मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि भाई लोग लेने नहीं पाए। और अपना क्राइटेरिया इन्होंने इतना हार्ड कर रखा है कि वो सोचते हैं कि भाई इस तरीके से ये चीज चल ही ना पाए। क्राइटेरिया उसमें रोज की रोज नए नए अमेंडमेंट। अरे योजना एक बार लागू कर दी, 1 साल बाद समीक्षा करो, नहीं तो 5 साल में करो। दूसरी बात, सरकार का जो पैसा है, अभी इन्होंने क्या किया, 5 स्टार के लिए एमएलए एमपी के लिए इन्होंने क्या किया, उनमें बढ़ोतरी कर दी। उनके लिए लग्जरी गाड़ियों की प्रबंध कर दिया गया, लेकिन आम आदमी को देने में इन लोगों को दिक्कत है। ये लोग क्या है, पूंजीपतियों की सरकार है, और ये क्या है, पैसे को इकट्ठा करके बाद में इलेक्शन में झोंकते हैं, इलेक्शन में उसको खर्च करते हैं। तो ये सरकार का पैसे को अपने इलेक्शन का एक इन्होंने वो बना रखा है, एजेंडा बना रखा है, और उसकी फिर बखान के लिए जैसे हमारे अभी क्या नाम प्रवक्ता साथी हैं बीजेपी के, ऐसे लोगों की टीम बना रखी है। तो वो लोग क्या करते हैं, इनको युग पुरुष दिखा देते हैं, किसी को विश्व पुरुष दिखा देते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं भाई, नायब सैनी ने खुद स्वीकार किया है कि भाई मैं एक चपरासी का वो नहीं कर सकता। तो चलिए वो तो मुद्दा ही अलग, शाह जी वो तो मुद्दा ही, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। विजेंद्र रेड्डी जी को जोड़ लेते चर्चा में। विजेंद्र रेड्डी जी, मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ। अब बीजेपी सरकार तो कह रही कि देखिए ये सुधार की प्रक्रिया है, हम सुधार कर रहे हैं, आईएनएलडी कह रही कि साजिश है। जरा समझाइए कि सुधार ना होकर ये साजिश कैसे है। सुदेश जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। सुदेश जी, बिल्कुल ये एक षड्यंत्र है, बुजुर्गों का अपमान है, और प्रदेश में एक जन विरोधी फैसला है। ये सरकार जो वृद्ध सम्मान भत्ता देती है, कोई अपनी जेब से नहीं देती, न कोई एमएलए, न कोई मंत्री, न कोई मुख्यमंत्री अपनी जेब से किसी को पैसा नहीं दे रहे, किसी के ऊपर एहसान फरामोशी नहीं कर रहे हैं। ये ताऊ देवीलाल ने सन 1987 में 100 रुपए के माध्यम से शुरू की थी, और वो लगातार चलती आ रही है, और एक ऐसी योजना थी जिसको पूरे हिंदुस्तान ने अपनाने का काम किया था, और पूरे हिंदुस्तान में इसकी प्रशंसा हुई थी। 87 से लगातार चली आ रही थी, कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जब से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन्होंने सर्वप्रथम बुजुर्गों को अपने निशाने पर ले लिया। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के समय में भी इस तरह के इन्होंने मुहिम चलाने का काम किया था। परिवार की कुल आय को जोड़ा, उसका विरोध अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा सदन में भी किया और बाहर भी किया और प्रदर्शन भी किए। फिर ये पति पत्नी की आय के ऊपर आए, फिर उसका विरोध हुआ, और ये फिर जो ना ठंडे बस्ते में इन्होंने डालने का काम कर दिया। अब दोबारा से फिर उन्होंने उठाने का काम किया, यानी कि लेकिन आप लोग क्या विजेंद्र जी ये बताइए कि सुधार भी तो होना चाहिए। हम ये खबरें भी तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे कि मर चुके हैं, उनके नाम पर कोई पेंशन ले रहा है, या फिर वो संबल है, आर्थिक रूप से मजबूत है, उसके बावजूद हेरा फेरी करके आंकड़ों में तब भी पेंशन ले रहा है। वो भी तो आम जनता के ऊपर ही बोझ है, वो भी तो टैक्स पेयर के ऊपर बोझ है। हम सिर्फ ये कह रहे कि किसी के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए, अंधेरगर्दी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इस तरह के नियम कानून बना रहे हैं आम लोगों के लिए, जो आम लोगों के लिए योजनाएं हैं, तो वो खास के लिए भी बने, वो विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के लिए भी बने। जनता अब सवाल ये भी कर रही है। हाँ सुदेश जी, देखिए जो गलत बनी हुई है, गलत का मेरा मतलब है जिसकी एज कंप्लीट नहीं हुई है और जो एक्सपायर हो गया है, अगर इस तरह की कहीं कोई पेंशन जारी है तो उसको जरूर सरकार को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जो अंडर एज बनवा लेते हैं या जिसकी डेथ हो गई है और उसको निकलवाया जा रहा है, तो ये गलत है, इसको रोक देना चाहिए। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा सुदेश जी कि ये इनकी नीति है कि बुजुर्गों के पीछे पड़ी हुई है सरकार, दिव्यांगों के पीछे पड़ी हुई है, विधवाओं के पीछे पड़ी हुई है, और इनको ये लग रहा है आखिर हम इनको क्यों दे रहे हैं, क्यों ये पैसा दिया जा रहा है सरकारी खजाने से, इनको इस बात की पीड़ा है।
और इस बार तो इन्होंने हद कर दी। मैं एक बार संक्षेप में ये बताना चाहूंगा, इन्होंने जो नया कानून जो एपी सिंह चौटाला जी ने स्टेटमेंट दिया है उसमें ये क्या लेकर के आए हैं, पति और पत्नी की संयुक्त आय 3 लाख से अधिक ना हो। यदि किसी की फसल बिक्री 1,80,000 से अधिक होती है तो उसको आय में शामिल किया जाएगा। बिजली बिल यदि किसी का 24,000 रुपए आता है तो उसको मिलेगी। एक आखिरी टिप्पणी, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है विजेंद्र जी, मैं आखिरी टिप्पणी लेना चाहती हूँ राजवीर जी से। राजवीर जी, आपने सुना होगा और हम भी यही मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर कोई नाजायज कर रहा है, इस योजना का फायदा गलत तरीके से उठा रहा है तो उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जो आम लोग हैं जिनको वाकई में इस सम्मान निधि की जरूरत है, कम से कम उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे सामने आ रहे जो बिलक बिलक कर रो रहे हैं कि ये गलती से ये आंकड़े डाल दिए गए हैं, आज हमें 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पेंशन नहीं मिली या फिर हमारी पेंशन काट दी। तो हर योजना में नई नई ब्रैकेट्स लगाने से, क्राइटेरिया सेट करने से तो आम जनता का नुकसान है और सवाल तो उठेंगे। अब सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? सुदेश जी, अब मैंने अपने इंट्रो में भी बोला था कि सरकार 3-4 लेयर में चेकिंग कर रही है और इसमें जो पेंशन है वो कटती भी है और जो पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ती है वो भी हम डाटा आपको दे देंगे और करीब करीब ये 30 लाख का डाटा बैठता है, इसमें कट भी रही है, बढ़ भी रही है। लेकिन मैं एक बात फिर कहता हूँ, जो ये पेंशन है, ये चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो विधवा है, चाहे वो निराश्रित की पेंशन है या अन्य जो हम पेंशनें देते हैं, तो बहुत सी योजना है हमारी, उसमें हम लोग जो क्राइटेरिया उसको हमने बिल्कुल मॉडिफाई किया है। बिल्कुल ITR जो लोग भरते हैं या जिन लोगों ने अलग अलग फैमिली ID बना रखी है, और मैंने आपको उदाहरण दिया था एक आड़तीकार, उसका नाम भी बता सकता हूँ मैं चैनल पे, लेकिन वो उचित नहीं है। वो लोग आप ये करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं और वो लोग मतलब एक थोड़ा पहले बता दीजिए कीजिएगा आगे से कि जब चुनाव में ये वादे करते हैं तब थोड़ा और विस्तार से बता दो तो शायद लोगों को भी समझ आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि हर तरफ से ये आवाज उठ रही थी कि ऐसी ज्यादती क्यों हो रही है, क्यों बुजुर्गों को आय को लेकर परेशान किया जा रहा है, फैमिली ID कैसे बुजुर्गों के गले की फांस बन चुकी है। सरकार से सवाल विपक्ष ने भी पूछे, बुजुर्गों ने भी पूछे, क्योंकि ये सम्मान योजना थी बुजुर्गों के लिए और वहां आय का क्राइटेरिया लगाकर क्या बुजुर्गों के साथ सरकार गलत नहीं कर रही थी। अब सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोग जो अच्छे ओहदे पर हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो भी बुजुर्गों की पेंशन ले रहे थे, एक तरीके से गलत था। तो उसी गलत काम को रोकने के लिए अब सरकार कई लेयर में चेकिंग कर रही है और जहां गलत होता है उसकी पेंशन काट रही है। लेकिन सवालों के अभी बहुत सारे जवाब जो मिलने चाहिए तो सरकार की तरफ से नहीं आए हैं। विपक्ष के अपने आरोप हैं कि इसी तरीके से कुठाराघात लगातार सरकार आम लोगों पर कर रही है, जबकि खास से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, खास लोगों पर खूब मेहरबान है सरकार। तो जनता को फैसला करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल के लिए बात हरियाणा की के इस डिबेट शो में इतना ही। नमस्कार।